नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। ईरान में फर्जी जीपीएस सिग्नल से 20 विमानों को भटकाया, नेविगेशन सिस्टम भी फेल तो पायलट को लेनी पड़ी बगदाद एटीएस से मदद। गुजरात में फिर दलित की पिटाई, डीजल चोरी के शक में इंजीनियर युवक के साथ बबरता। राहुल नार्वेकर का घाना दौरा रद्द, सीएम शिंदे भी नहीं जाएंगे जर्मनी और ब्रिटेन, आदित्य ठाकरे का डर या कुछ और। महाराष्ट्र की 45 लोकसभा सीटों का टारगेट, माधुरी दीक्षित और उज्जवल निकम जैसे दिग्गज पर दांव लगाएगी बीजेपी। क्राइम कंट्रोल की नाकामी पर सीएम योगी ने यूपी पुलिस को दी चेतावनी, अगले महीने कार्रवाई के लिए रहे तैयार। अब खबरें विस्तार से। ईरान एयर स्पेस ने बीते 15 दिनों में 20 एयरक्राफ्ट को फर्जी जीपीएस सिग्नल दिया है। इन सिग्नल के चलते फ्लाइट्स भटकी और एटीएस की सहायता से वो अपने गंतव्य तक पहुंची। यह ईरान के ऊपर से गुजरने वाली 20 एयरलाइन और कॉरपोरेट जेटों को निशाना बनाया गया है। बोइंग 777, 737 और 747 जैसे विमान को गलत संकेत भेजे गए हैं। एयरलाइन से जुड़ी बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान एयर स्पेस ने बीते 15 दिनों में 20 एयरक्राफ्ट को फर्जी जीपीएस सिग्नल दिया। इन फर्जी जीपीएस सिग्नल से फ्लाइट्स भटकी और आखिरकार एटीएस का सहारा लेकर फ्लाइट्स अपने गंतव्य तक पहुंच सकी। ईरान के ऊपर से गुजरने वाली ऐसी 20 एयरलाइन और कॉरपोरेटर जेटों को फर्जी जीपीएस सिग्नल भेजकर निशाना बनाया गया। फर्जी जीपीएस सिग्नल्स ने जिन विमानों को रोका, इनमें बोइंग 777, 737 और 747 शामिल है। ओप्स ग्रुप एक फ्लाइट डेटा इंटेल क्राउडसोर्सिंग वेबसाइट चलाता है। उन्होंने पिछले सोमवार को कहा, बोइंग 777 को टारगेट करके इतना आगे ले जाया गया कि चालक दल को बगदाद एटीएस से पूछने के लिए मजबूर होना पड़ा, समय क्या है और हम कहाँ हैं। भारतीय वाहक एआई इंडिगो और विस्तार सैन फ्रांसिस्को, इस्तांबुल, बाकू और लंदन जैसे गंतव्यों के रास्ते में इस हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरते हैं। एआई और इंडिगो इन मार्गों पर 777 विमान संचालित करते हैं, जिसमें इंडिगो के 777 विमान तुर्की एयरलाइन संचालित करते हैं। तीनों एयरलाइंस और डीजीसीए ने टीओआई के भेजे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। अपराधी जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग है, जिसे एक मैनिपुलेटेड सैटेलाइट सिग्नल के साथ एक सही सैटेलाइट सिग्नल के गुप्त प्रतिस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक जीपीएस रिसीवर को गलत स्थिति और समय आउटपुट करने का कारण बन सकता है। यह परिभाषा यूएसए रेडियो टेक्निकल कमीशन फॉर एरोनॉटिक्स से आती है, जो सरकारी नियामक प्राधिकरणों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन विकसित करता है। जीपीएस संकेत हस्तक्षेप का यह रूप लगभग एक दशक से अधिक समय से है, लेकिन यह पहली बार था जब नागरिक यात्री उड़ानों को इस हद तक लक्षित किया गया था। फ्लाइट डेटा इंटेलिजेंस क्राउडसोर्सिंग वेबसाइट चलाने वाले ऑप्स ग्रुप के अनुसार हाल ही में अधिकांश जीपीएस स्पूफिंग ईरान के हवाई क्षेत्र में वायुमार्ग यूएम 688 में हुए। जवाब में पिछले बुधवार को एएफ ने एयरलाइंस को इराक, अजरबैजान जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग पोस्ट सेफ्टी रिस्क शीर्षक से एक ज्ञापन जारी किया। अमेरिकी नागरिक उड्डयन नियामक ने चेतावनी दी है कि इराक और अजरबैजान में विभिन्न नागरिक हवाई ऑपरेटरों की रिपोर्ट की गई संभावित स्पूफिंग गतिविधियों से बगदाद और बाकू उड़ान सूचना क्षेत्र यानी एफआईआर में नागरिक उड्डयन संचालन के लिए उड़ान जोखिम पैदा होता है। एक भारतीय वाहक के एक वरिष्ठ कमांडर ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि हम हवाई मार्ग यूएम 688 पर उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन हम ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरते हैं। हमने स्पूफिंग का अनुभव नहीं किया है, लेकिन पिछले हफ्ते एक उड़ान में हमने जीपीएस जाम का अनुभव किया। जीपीएस जैमिंग स्पूफिंग की तरह कपटी नहीं है और एयरलाइंस और पायलट जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। एक के लिए फिल्म एयरिंग रीडिंग से तुरंत पता चल सकता है कि जीपीएस सिग्नल जाम हो रहे हैं। लंबी दूरी के उड़ान में जीपीएस जाम काफी नियमित है। हम उत्तरी ध्रुव से रूस में प्रवेश करते समय इसका सामना करते हैं।
या कह सकते हैं कि एस्ट्रोनाइट सीमा के पास सिल्फरोपोल के आसपास इलाके में जामिंग को संभालने के लिए कई चेकलिस्ट है। हम विमान के नेविगेशन सिस्टम पर भरोसा करते हैं और जीपीएस से इनपुट नहीं लेते हैं। गुजरात में एक बार फिर से दलित उत्पीड़न की घटना सामने आई है। उत्तर गुजरात की बनासकांठा जिले के पालनपुर में कुछ युवकों ने दलित समुदाय के इंजीनियर युवक को इतना मारा कि उसका पूरा शरीर चोटों से लाल हो गया है। गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर में जीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों पर इसी कंपनी में काम करने वाले एक युवक पार्थ तूरी को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। राज्य के एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सीधे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को निशाने पर लिया है। गोहिल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि गुजरात में अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं है। गोहिल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस से मिले जानकारी में सामने आया है कि पीड़ित युवक किसी कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात था, जो यहाँ चल रही कंस्ट्रक्शन साइट को देख रही थी। इस कंपनी के गोदाम से लगातार डीजल की चोरी हो रही थी, जिसमें शंका के आधार पर इस कंपनी में काम करने वाले पदाधिकारियों ने युवक की पिटाई की। आरोप है कि धार्मिक चौधरी, विश्वदीप सचिन, आकाश चौधरी और विकास चौधरी ने इस युवक को बर्थडे पार्टी में बुलाने के बहाने बुलाकर और कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर बेरहमी से पीटा। युवक का शरीर लहूलुहान हो गया। युवक को इतना ज्यादा पीटा गया कि उसके शरीर पर घटना के कई दिन बाद भी निशान बने हुए हैं। आरोप है कि इस मामले में पीड़ित युवक द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पीड़ित इंजीनियर युवक दलित है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आज इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस अधीक्षक पीड़ित युवक से मिलने अस्पताल पहुंचे और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश तेज कर दी है। गोहिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि घटना बनासकांठा जिले के पालनपुर की है, जहां इंजीनियर पार्थ नाम के दलित युवक की आधा दर्जन युवकों ने पिटाई की। फिलहाल पीड़ित पालनपुर के सिविल अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की टीम लगातार उसके संपर्क में है। इस घटना को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे गुजरात की बीजेपी सरकार और गुजरात पुलिस दलितों के प्रति रवैये साफ पता चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को टैग करते हुए लिखा गया है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी पार्टी के विदेश दौरे को लेकर आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ताधारियों से सवाल पूछे। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर के जरिए भी सरकार से सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा पर उद्धव सेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी के पैसे से मंत्री विदेश में पिकनिक मना रहे हैं। इस मामले को अगर वे नहीं उठाते तो मुख्यमंत्री भी पिकनिक मनाने जरूर जाते। उन्होंने दावा किया है कि उनके ट्वीट के कारण ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना दौरा रद्द किया है। राज्य के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और उनके विभाग के अधिकारी वागनक लाने के लिए 3 अक्टूबर को ब्रिटेन जाने वाले हैं। उनकी यात्रा पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदित्य ठाकरे ने पूछा कि क्या ब्रिटेन के एक संग्रहालय से महाराष्ट्र लाया जा रहा वागनक यहाँ स्थायी रूप से रहेगा या यह उधार पर लाया जा रहा है, और क्या यह छत्रपति शिवाजी महाराज का था या यह महान शासक के युग का है। ठाकरे ने पूछा कि उद्योग मंत्री उदय सामंत विश्व आर्थिक मंच से 4 महीने पहले दावोस क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे ने विदेश में अध्ययन दौरे पर 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दौरे के दौरान क्या अध्ययन किया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यहाँ किसान संकट में है और इस तरह से पैसा बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विदेशी दौरे की योजना रद्द कर दी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे दौरों को निरर्थक के बारे में सही सवाल उठाए थे जो राज्य के लिए कोई परिणाम नहीं देते। शिंदे ने ब्रिटेन और जर्मनी की अपनी यात्राएं रद्द की, जबकि नार्वेकर को घाना के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना था।
ठाकरे ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जापान की 5 दिवसीय यात्रा का भुगतान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया गया था, जबकि उन्हें वहां की सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस पर बीजेपी की पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि फडणवीस की यात्रा का खर्च जापान के वहन ने किया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने केवल उप मुख्यमंत्री के साथ गए अधिकारियों का खर्च वहन किया। शेलार ने कहा कि यात्रा से हुआ निवेश फडणवीस की सोशल मीडिया पोस्ट पर उपलब्ध है। बीजेपी नेता ने तंज करते हुए कहा कि जो लोग अपने पिता के बीमार होने पर विदेश गए थे, उन्हें दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। शेलार ने कहा कि यह अपरिपक्वता के कारण होता है, लेकिन किसी को हद पार नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 45 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। पार्टी अपने नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को चुनाव में उतार सकती है, साथ ही सेलिब्रिटीज को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीट से बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 45 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को लोकसभा के चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा सेलिब्रिटीज को भी चुनावी टिकट दे सकती है। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जाने माने वकील उज्जवल निकम के नाम भी खूब चर्चा में है। लोकसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीर है। उनके नेता किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में गणपति बाप्पा के दर्शन करने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की समीक्षा बैठक की, संगठन की तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र के नेताओं को साफ कहा है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। गणपति उत्सव के बाद अब पार्टी के आला पदाधिकारी काम पर लग गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के वन मंत्री सुधीर, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, चंद्रकांत पाटिल के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े, आशीष शेलार, सुनील देवधर के नाम चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई नेता लोकसभा के चुनाव से बचना चाहते हैं। दरअसल वे राज्य की राजनीति में ही अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। इन नेताओं को लगता है कि अगली बार राज्य में जब सरकार बनेगी तब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का बड़ा अवसर मिलेगा और केंद्र में गए तो महज सांसद बनकर ही रह जाएंगे। ऐसे में वे राज्य की राजनीति में बने रहना चाहते हैं। बीजेपी में पिछले लोकसभा चुनाव उद्धव सेना के साथ मिलकर लड़ा था। उस समय मुंबई की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी कोटे से गोपाल शेट्टी, पूनम महाजन और मनोज कोटक चुने गए थे, मगर अब हालात बदल चुके हैं। उद्धव सेना की जगह पर शिंदे सेना आ गई है और उनके साथ राहुल शेवाले और गजानन कीर्तिकर है, जबकि अरविंद सावंत उद्धव सेना के साथ है। बीजेपी में चर्चा है कि इस बार पार्टी तीनों जगहों से नए उम्मीदवार उतारना चाहती है। पूनम महाजन की जगह पर पार्टी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित या फिर विनोद तावड़े को उतार सकती है। वैसे गोपाल शेट्टी वाली सीट पर भी इनके नाम की चर्चा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी शिंदे सेना से अरविंद सावंत और गजानन कीर्तिकर वाली सीट ले सकती है। सीटों की अदला बदली में कहीं मनोज कोटक की बलि न चढ़ जाए, ऐसी भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने में हत्या, डकैती, लूट और रेप के मामलों को कंट्रोल करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति सुधरी नहीं तो अगले महीने कार्रवाई के लिए तैयार रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले में 9.2% की कमी आई है। हत्या, डकैती, लूट और रेप के मामले में कंट्रोल करने, उनके खुलासों और कार्रवाई में नाकाम पुलिस अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने में सुधार लाने का अल्टीमेटम दिया है। सीएम ने कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अफसर अगले महीने कार्रवाई के लिए तैयार रहे। प्रदेश में बीते 8 महीने में हुए अपराध की रिपोर्ट सीएम के सामने रखी गई थी। इसमें अपराध नियंत्रण और कार्रवाई में कई जिलों का प्रदर्शन खराब पाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में बीते 8 महीने में हत्या के 1921 मामले दर्ज हुए हैं। बीते 6 साल में प्रदेश में हत्या के मामले में 9.2% की कमी आई है। हालांकि महोबा, श्रावस्ती, सीतापुर, जालौना और कौशाम्बी में हत्या के मामले बढ़े हैं। सीएम ने इन जिलों के पुलिस अफसरों को कड़ी चेतावनी दी है। हत्या के मामले में कार्रवाई को लेकर अमरोहा, झांसी, जालौना और हरदोही के काम
को सराहा गया, जबकि चंदौली, औरैया, ललितपुर और बांदा के अफसरों को खराब प्रदर्शन के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। प्रदेश में लूट के मामले में 24.61% की गिरावट आई है। हालांकि महाराजागंज, ललितपुर, संत कबीर नगर, बलरामपुर और कासगंज में मामले बड़े हैं। कार्रवाई के मामले में फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और पीलीभीत का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि प्रयागराज, कमिश्नरेट, कौशाम्बी, देवरिया, अमेठी और महोबा का प्रदर्शन खराब पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 6 साल में डकैती की वारदात में 16.22% की कमी आई है। बीते 8 माह में डकैती के मामले 30 मामले दर्ज हुए हैं। वाराणसी, कमिश्नरेट, झांसी, अमेठी, औरैया और कन्नौज में डकैती की घटनाएं बढ़ी है, जबकि फिरोजाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, ललितपुर और कासगंज में डकैती के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। कन्नौज, हाथरस, बदायूं, औरैया और प्रयागराज का प्रदर्शन बड़ा ही खराब रहा है। 8 महीने में प्रदेश में रेप के 1869 केस दर्ज हुए हैं। फतेहगढ़, सीतापुर, खीरी, कौशाम्बी और हमीरपुर में रेप के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और संभल जिले के पुलिस ने बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जबकि प्रयागराज, कमिश्नरेट, शाहजहांपुर, बलरामपुर, कौशाम्बी और फतेहपुर का कार्रवाई के मामले में प्रदर्शन काफी खराब रहा है। खबरों में बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।